अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? खैरियत से हैं? नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोल। अब हमारा जो मेन कैलकुलेशन वाला पार्ट आ चुका है बच्चों। यही हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस करना है। मैंने आप लोगों के सामने वैसे एक चीज़ें लिख दी हैं कि भाई मोल क्या होगा, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड, परसेंटेज यील्ड। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज प्योरिटी, ये फार्मूले हैं। मोल्स, मास ओवर एमआर, मोल्स कैसे निकालते हैं, एक और तरीका है कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, मोल्स, वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, मोल्स, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ओवर Na। ठीक है, और ये हमारे पास एक और इक्वेशन है टाइट्रेशन वाली। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे, बट लेकिन ये आप लोगों की एक समरी है जो आप लोग जब ये पढ़ चुके होंगे उसके बाद आपके ये काम आएगा। ये आप लोगों का पेज, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब चलते हैं व्हाट इज़ मोल। मोल तो हमने वैसे डिफ़ाइन कर लिया था, मोल्स क्या होता है बच्चों, याद है मोल क्या होता है? मोल ये चीज़ होती थी बच्चों कि कोई भी सब्सटेंस है, एक मोल का क्या मतलब होता था, व्हाट इज़ मोल। हम अभी फ़िलहाल हाइड्रोजन के एस्पेक्ट से बात करते हैं, H2 के लिहाज से हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं। मैं अगर किसी स्टूडेंट को 1 मोल हाइड्रोजन गैस दे दूं, 1 मोल H2 गैस, इसका क्या मतलब होगा? क्योंकि अगर आप ये समझ जाओ ना कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस का क्या मतलब है, तो आपको मोल का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। 1 मोल हाइड्रोजन गैस का ये मतलब होगा बच्चों कि उस बच्चे को मैंने कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल दिए। वो कहेगा सर मुझे आपने 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स दे दिए। 1 मोल हाइड्रोजन गैस का मतलब है उसके अंदर कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन H2, वो आपके पास 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे। अभी ये समझ नहीं आया तो ये समझते हैं कि 1 मोल ऑफ अगर हाइड्रोजन गैस मैंने दे दी किसी को, 1 मोल हाइड्रोजन गैस, इसका क्या मतलब होगा? 1 मोल हाइड्रोजन गैस का सर ये मतलब है कि इसके अंदर, क्योंकि देखो इसका हाइड्रोजन का एम आर कितना होता है, H2 का एम आर 2 ग्राम। 1 मोल हाइड्रोजन गैस का मतलब है सर 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल हाइड्रोजन गैस में उसका मास कितना है, वो है 2 ग्राम। ओके, इसको कहते हैं मोलर मास। इसको याद रखिएगा इस टर्म को भी, कि इसको कहते हैं मोलर मास। अभी ये टर्म आ भी जाएगी, मोलर मास। मोलर मास का मतलब क्या होगा बच्चों? मास इन 1 मोल। 1 मोल में कितना मास है उस चीज़ का, मास इन मास इन 1 मोल। सो दिस इज़ कॉल्ड द मोलर मास, इसको मोलर मास भी कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 मोल हाइड्रोजन गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? ठीक है, एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर, RTP के ऊपर, तो वो है 24 dm³। ठीक है, वॉल्यूम का यूनिट बच्चों dm³ होता है, ये मैं सारी चीज़ें अभी मेंशन कर दूंगा। 24 dm³ जो गैस होगी वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाई 24 dm³ ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, गैस का जो वॉल्यूम होगा वो 24 dm³। 1 मोल हाइड्रोजन गैस का मतलब है 24 dm³। ओके, 24 dm³। तो ये सारी की सारी चीज़ों को हम कहते हैं 1 मोल। तो 1 मोल बेसिकली एक यूनिट है, एक स्टैंडर्ड है बच्चों। ठीक है, तो मतलब अगर हम ये कह दें कि भाई एक हाइड्रोजन गैस के अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मतलब है वो 1 मोल है। क्योंकि ये इतना बड़ा नंबर है 6.0 10⁻23, हम इसको बार बार नहीं बोल सकते। हम इसको बार बार नहीं बोल सकते बच्चों कि भाई इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम उसकी जगह हम उसको सिर्फ बोलते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो अंडरस्टूड हो जाएगा कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस के अंदर इतनी सी ये चीज़ें हैं कि उसका इतना मास होगा, इतने मॉलिक्यूल्स उसके अंदर होंगे, और उसने इतना, अगर जब उसको आप कहीं किसी रूम में किसी सिलेंडर के अंदर गैस को, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस को अगर आप रिलीज़ करते हो, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, 24 dm³। 24 dm³ बच्चों ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। पॉइंट क्लियर है?
मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये जो डीएम क्यूब होता है ना, ये वॉल्यूम है, बेसिकली वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वॉल्यूम। ओके बच्चों, वॉल्यूम के जो यूनिट्स होते हैं उसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम का एक यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एक सीएम है, चीफ मिनिस्टर का क्यूब है, और एक डीएम क्यूब है, डीएम क्यूब। वॉल्यूम सीएम क्यूब और डीएम क्यूब में होते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं बच्चों? तो ये चीज़ है। अब ये सबसे पहले ऊपर मेंशन है, जो हेडिंग है वो है मोल्स एंड एवोगाड्रोस कांस्टेंट का क्या रिलेशन है आपस में। एक फार्मूला नोट कर लें बच्चों, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं यहीं से फार्मूले बनाऊंगा, ये जो आपके सामने यहाँ पे मेंशन है ना, यही फार्मूले बनाने वाला हूँ। एक फार्मूला लिखें, मोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ, NO मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। व्हाट इज Na? ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है इसको कहते हैं Na, एवोगाड्रोस नंबर। ओके बच्चों, इसको एवोगाड्रोस कांस्टेंट कहते हैं, ये ऊपर मेंशन है, बल्कि एवोगाड्रोस कांस्टेंट कहते हैं। व्हाट इज एवोगाड्रोस कांस्टेंट? 6.0 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या 6.2 × 10⁻23 पार्टिकल्स, कुछ भी हो सकते हैं, इसको एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कहता हूँ कि एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो क्वेश्चन से अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन ये है, 1 मोल हाइड्रोजन गैस में तो हमें पता चल गया कि इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोजन के। मैं पूछता हूँ कि बताओ यार, 2 मोल हाइड्रोजन गैस के अंदर, ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है बच्चों। 2 मोल्स हाइड्रोजन गैस है, उसके अंदर बताओ बच्चों के नंबर ऑफ, यहाँ पे पार्टिकल्स, किसी एटम की बात अगर चल रही हो तो पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात भी हो सकती है, कुछ भी है। जो चीज़ टर्म नंबर्स के अंदर आती है ना, मॉलिक्यूल्स नंबर्स में हो सकते हैं, पार्टिकल्स, आयंस, कुछ भी। तो मैं कहता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करो। मतलब 2 मोल्स अगर मैं आपको हाइड्रोजन गैस दे दूँ, बताओ इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। 2 मोल्स अगर मैं हाइड्रोजन गैस दे दूँ, तो अब ऐसे अंडरस्टूड है कि 1 मोल के अंदर अगर इतने हों तो 2 मोल में कितने होंगे, इसको 2 टाइम्स कर लो। लेकिन हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम लोग लिखेंगे। तो फार्मूला क्या है बच्चों, ये देखो फार्मूले में, ये देखो मोल की जगह मोल पुट करो, ये मोल है, 2 मोल, यहाँ पे 2 लिखना। ये ऊपर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इसको एज इट इज़ लिख दो, एक्स करके लिख सकते हो। नीचे Na, एवोगाड्रोस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी बच्चे, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, देखो मोल्स की जगह 2 लिख रहा हूँ, मोल्स की जगह यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, इक्वल, यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऊपर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो एज इट इज़ रहेंगे, डिवाइडेड बाय Na। Na इज़ द एवोगाड्रोस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 6.02, इसको याद कर लो बच्चों, × 10⁻23। बस आपने ऊपर वाली चीज़ को निकालना है, तो आप इसको डिवाइड हो रही है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगी, 2 × 6.02 × 10⁻23 करें तो यू विल गेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स that are present in 2 moles of hydrogen gas। ओके बच्चों, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? तो बताएं मुझे, आगे चलते हैं इंशाल्लाह। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है तो नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चों ये कुछ टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स मैंने आपके सामने डिफ़ाइन करनी है कि ये क्या चीज़ें होती हैं। वैसे मैं आपको बता भी चुका हूँ थोड़ा थोड़ा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बोलते ही मोल्स हैं, ठीक है, इसको आप मोल समझो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब ही होता है मोल। एवोगाड्रोस कांस्टेंट क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, दिस इज़ Na, एक नंबर है, एक कांस्टेंट है। व्हाट इज़ मोलर मास? 1 मोल में कितना मास होगा, ठीक है, मास कंटेन इन 1 मोल, 1 मोल में कितना मास होगा उसको मोलर मास कहते हैं, राइट।
ये बच्चों क्लियर है ना? मोलर मास क्या होता है कि एक मोल में कितना मास होगा उसको मोलर मास कहते हैं। ठीक है, इसको एमआर भी कह सकते हैं आप। ठीक है, मोलर मास, एमआर ही मोलर मास होता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है, एलिमेंट का जो मास होता है उसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। रिलेटिव फार्मूला मास, फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में कोई फ़र्क नहीं है बच्चों। फार्मूला मास सिर्फ रिप्रेजेंट करता है आयोनिक कंपाउंड्स के लिए, निकालने का तरीका दोनों का सेम है। और मॉलिक्यूलर मास सिर्फ आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए है। मिसाल के तौर पे NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है और कोवेलेंट मॉलिक्यूल हम लोग लिख लेते हैं, लेट्स से H2O लिख लेते हैं, चलो सिंपल। ठीक है, H2O इज़ द कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है और एक आयोनिक कंपाउंड है। अब देखो इसका निकालने का वही, इसमें एक सोडियम एलिमेंट है प्लस और एक क्लोरीन एलिमेंट है, उसमें 2 टाइम्स हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इनके एटॉमिक मास पुट करो, इसका एटॉमिक मास आई गेस 23 और इसका आई गेस 55.8 समथिंग, आई गेस नहीं 35.8, क्लोरीन 35.5 समथिंग, ये कुछ इस तरह होगा। ठीक है, मैं अभी पूरा टेबल नहीं देख रहा बच्चों इस वजह से। अच्छा, यहाँ पे 2 × 1 और प्लस ऑक्सीजन 16, इसका आंसर आ गया 18। ये तो मुझे बड़े अच्छे से याद है। तो इसका टोटल आंसर करें तो इट्स 58.5, आई गेस यहाँ पे 5 ही होगा, 5। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 था, तो उसका 23 था, तो टोटल 58.5। तो ये आपके पास देखो, ये भी आपका एमआर है, सेम निकाला ना, सेम तरीके से हमने निकाला। सिर्फ क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि भाई दिस इज़ कॉल्ड द रिलेटिव फार्मूला मास। ठीक है, ये एक रिलेटिव फार्मूला मास है क्योंकि ये NaCl का है, इसको हम रिलेटिव फार्मूला मास कह रहे होंगे, इसको हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कह रहे होंगे। तो कोई डिफरेंस नहीं है। आप लोगों को ना बस टर्म्स का बस आइडिया हो तो ये टर्म्स इतनी यूज़ होने वाली नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप लोगों ने एमआर कैलकुलेट करना है। एमआर बस एक ही तरीके से कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो आयोनिक का है चाहे कोवेलेंट का है, किसी भी कंपाउंड का एमआर है वो यही उसी तरह नंबर ऑफ़ एटम्स को ओपन करके, ठीक है, और जितने भी एटम्स के एलिमेंट के एटम्स होंगे उनको उससे मल्टीप्लाई करें, प्लस लगाएं, दूसरे एलिमेंट पे जाएं, फिर प्लस लगाएं, तीसरे एलिमेंट पे जाएं, जो भी चलता जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो कोई टर्म्स नहीं है, बस आप लोगों ने इसको माइंड में रखना है। यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हैं तो फिर नेक्स्ट चलते हैं। एक फार्मूला अभी तक आप लोगों को मैंने बताया ये वाला, मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या डिवाइडेड बाय Na, उसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। एक और है मोल्स का और वॉल्यूम का आपस में क्या रिलेशन होता है। मोल्स का और वॉल्यूम का आपस में क्या रिलेशन होता है, इस डायग्राम को भी भूल जाएं, मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ पे देखिएगा। एक फार्मूला नोट करें, मोल इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। जैसे मोलर मास था ना कि एक मोल में कितना मास, इसी तरह मोलर वॉल्यूम, एक मोल में कितना वॉल्यूम। और याद है मैंने आपको बताया था 1 मोल कोई भी गैस हो उसके अंदर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, 24 dm³। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ फिर भी आप लोगों के लिए, एट RTP कंडीशन, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। ठीक है, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। ये क्या होती है RTP कंडीशन, इसमें जो आपका टेम्परेचर होता है बच्चों वो अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस जो रूम टेम्परेचर होता है ऑब्वियसली, और जो प्रेशर होगा वो आपको 1 atm होता है। इस कंडीशन के ऊपर जो आपकी गैस का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो 24 dm³ होगा। ठीक है, तो मोलर वॉल्यूम बस आप अंडरस्टूड कर लो, ये कांस्टेंट है 24 dm³, यहाँ पे हमेशा 24 dm³ होगा। तो मैं इसको फार्मूले को थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, गिवन वॉल्यूम
डिवाइडेड बाय 24 dm³, और आपके पास यहाँ पे मोल है, मोल। अब आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को और से देखें। पहले वाला देखें, ये वाला नेम ऑफ गैस हाइड्रोजन, अमाउंट ऑफ गैस 3 मोल्स। वो कहता है कि अगर आपके पास हाइड्रोजन गैस और उसकी जो मोल्स हैं वो 3 मोल्स हों, तो बताओ उस गैस का वॉल्यूम कितना होगा। ये यहाँ पे तो बता दिया ना, हम इसको फार्मूले से देखते हैं। ठीक है, आपने इस फार्मूले के अंदर पुट करना है। बस यहाँ पे आ जाओ बच्चों। मोल कितने हैं जी हाइड्रोजन के? 3। यहाँ पे 3 लिखो, इक्वल लगाओ, गिवन वॉल्यूम, इसको ऐसे एज इट इज़ लिखो, डिवाइडेड बाय, नीचे लिखो 24 dm³। ठीक है, 24 dm³ होगा। बस इसको उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई करो, 24 × 3 हो जाएगा 72 यूनिट dm³ में है, dm³ में। तो आपका यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, इस तरह आपने सिंपल क्या करना है, जब आपको मोल्स गिवन हो, आपने वॉल्यूम निकालना हो, तो आपने मोलर वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है, बस सिंपल। ठीक है, अब देखो, अगर आपको वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में निकालना हुआ तो फिर क्या करना है। अगर आपको वॉल्यूम, आपको ये जो वॉल्यूम ऊपर चाहिए, ये अगर आपको dm³ में चाहिए तो आपने 24 dm³ से डिवाइड करना है, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा हुआ कि आपको ऊपर जो वॉल्यूम है वो cm³ में चाहिए, तो तब आप क्या करना है, इस 24 की जगह आप 24,000 लिख लेना। ठीक है, ताकि आपकी ये कन्वर्जन चेंज हो जाए। अब आप जो वॉल्यूम आप गेन करोगे, ये गेट करोगे, वो 24 सेंटीमीटर क्यूब में होगा। ओके बच्चों, ये मैं आपको बता भी देता हूँ, लुक ओवर हियर। 1 dm³ के अंदर ना, 1 dm³ के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो आपके पास 24 dm³ की गैस होती है, 1 मोल होता है। तो 24 dm³ का क्या मतलब होगा, 24,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो सिंपल, अगर आपको dm³ में आंसर चाहिए तो आप इससे डिवाइड करो, अगर सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए तो आप इससे डिवाइड करो, बस सिंपल सी पॉइंट है। ठीक है, तो फार्मूला दोबारा से गौर से सुन लो। मोल, ऊपर लिखो v, अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब में ये वॉल्यूम चाहिए तब आपने डिवाइड करना है 24,000 से। फिर लिखो मोल, अगर आपको v dm³ में चाहिए तब आपको यहाँ पे 24 से डिवाइड करना है। बस ये 2 फार्मूले आपने यूज़ करने हैं बच्चों। आप अगर फार्मूले नहीं, एक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको फिर कन्वर्जन आनी चाहिए यहाँ पे, ये इस तरह। ठीक है बच्चों, dm³ से cm³ में जाना है 1000 से मल्टीप्लाई, और सेंटीमीटर क्यूब से dm³ में आना है तो 1000 से डिवाइड, सिंपल। यहाँ तक चीज़ क्लियर है बच्चों? तो ये वाले आपने ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, इसके ऊपर हम लोग को प्रैक्टिस क्वेश्चन के टाइम हम लोग उसको कुछ डिस्कस भी कर लेंगे, लेकिन आपने फार्मूले माइंड में रखने हैं। ये मोल्स और मास का आपस में क्या रिलेशन है? अभी तक हमने किस किस का रिलेशन देखा बच्चों? मोल्स का और एवोगाड्रोस कांस्टेंट का रिलेशन देखा, और फिर हमने मोल्स का और मोलर वॉल्यूम का आपस में रिलेशन देखा। अभी तक 2 फार्मूले नोट किए हैं, अब तीसरा फार्मूला मोल और मास का रिलेशन है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बच्चों। ओके, अल्लाह हाफिज़।